एक गांव में शिवा नाम का एक आदमी रहता था जो लोगों के साथ ठगी करता था। वह घर में अकेला ही रहा करता था। वह आसपास के गांवों से कुछ ठग कर लाता और फिर महीनों तक खाता रहता। जब पैसे खत्म हो जाते तो फिर से ठगने निकल पड़ता और एक दो दिन बाद फिर किसी और को ठग कर लौट आता। धीरे धीरे उसकी चर्चा आसपास के गांवों तक फैल गई। लोग अब धीरे धीरे शिवा से सावधान रहने लगे थे। आसपास के गांवों के लोग अब आसानी से उसके जाल में नहीं फंसते थे, जिससे उसे मुश्किलें होने लगीं। वह अब अपने अकेले का भी खर्चा नहीं उठा पा रहा था और काम न करने की आदत तो उसके परिवार में पिछले कई पीढ़ियों से चली आ रही थी। जब उसके गांव के लोग उसे समझाते कि शिवा अपनी बाप दादा की चली आ रही आदत को छोड़ो और कुछ काम धंधा कर लो, तो वह जवाब देता कि काम धंधा करना मूर्खों का काम है। चालाक लोग मूर्खों के धन को चालाकी से खाते हैं। मैं कोई काम करने वाला नहीं। लोग उसे समझाने के बजाय सावधान रहना ही बेहतर समझते थे। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ने लगी, लेकिन उसका विवाह नहीं हुआ। कारण यह था कि गांव वाले नहीं चाहते थे कि शिवा का विवाह हो। वे चाहते थे कि उसके खानदान का यही अंत हो जाए। जो भी व्यक्ति अपनी बेटी की शादी के लिए आता, गांव वाले उसे पहले ही बता देते कि शिवा एक नंबर का धोखेबाज है। इतना सुनते ही लोग भाग खड़े होते। धीरे धीरे उसकी विवाह की उम्र निकलने लगी। उसने सोच लिया था कि अब गांव वाले मेरा विवाह नहीं होने देंगे और अब मेरी उम्र भी ज़्यादा हो चली है। सीधे तरीके से विवाह की संभावना अब नहीं है, पर मुझे हार नहीं माननी चाहिए। उसने सुन रखा था कि सोनपुर में विश्वविख्यात मेला लगता है, जहाँ पशु पक्षी ही नहीं, स्त्री पुरुष भी बिकते हैं। राजा महाराजा वहाँ से दास दासियाँ खरीदते हैं। शिवा, जो एक शातिर ठग था, सोनपुर के मेले के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक भाई बहन मिल गए। भाई अपनी सौतेली बहन को उसके ननिहाल छोड़ने जा रहा था। रास्ते में बारिश शुरू हो गई तो उन्हें एक छोटे से मंदिर में शरण लेनी पड़ी। वहीं पर शिवा भी आ गया और बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगा। वैसे बारिश का मौसम नहीं था, लेकिन बेमौसम बारिश ने उन्हें रात में भी वहीं ठहरने के लिए मजबूर कर दिया। लड़की का भाई शिवा से बोला, भाई मैं पास के गांव में कुछ खाने का प्रबंध करने जाता हूँ। दरअसल हम दोनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया पिया है, तो मेरी बहन का कुछ देर तक ख्याल रखना। मैं तुरंत ही भोजन का प्रबंध करके लौटता हूँ। यह कहकर वह गांव की ओर चला गया। उसके जाने के बाद शिवा लड़की से बोला, क्या यह लड़का तुम्हारा सगा भाई है? लड़की बोली, हाँ हाँ मेरा सगा भाई है, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? शिवा बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। दरअसल मुझे कुछ शंका हुई थी। मेरे गांव में एक सौतेला भाई अपनी सौतेली बहन से बहुत प्यार करता था। एक दिन वह उसे उसके ननिहाल छोड़ने गया था, लेकिन ननिहाल में न ले जाकर उसने उसे सोनपुर के मेले में बेच दिया। बेचारी सीधी सादी थी, भाई की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। पता नहीं उसे कोठे वालों ने खरीद लिया या कोई राजा महाराजा उसे दासी बनाकर ले गया, या फिर कोई आदमी उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए खरीद कर ले गया। ज़माना बड़ा ख़राब है, यहाँ भाई बहन भी अपने नहीं होते। इतना सुनकर लड़की के मन में शंका होने लगी कि सौतेला भाई मुझे ननिहाल ना ले जाकर कहीं बेच ना दे। अगर मुझे बेच दिया गया तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं किसी गरीब के साथ एक रोटी खाकर गुजारा कर लूँगी, लेकिन बिकने से तो बच जाऊंगी। उसे लगने लगा कि उसकी सौतेली माँ ने साजिश के तहत भाई को भेजा है। भला हो इस आदमी का जो मुझे सही समय पर बता दिया। वे शिवा से बोली, दरअसल यह मेरा सौतेला भाई है। क्या तुम्हें लगता है कि वह मुझे बेच देगा? यह बेच सकता है? शिवा बोला, मुझे पूरा विश्वास है कि वह तुम्हें बेचेगा। लड़की घबराकर बोली, मैं तुम्हारे साथ भी जिंदगी बिताने को तैयार हूँ, बस तुम मुझे बिकने से बचा लो। शिवा बोला, काम तो बहुत कठिन है, पर नेक काम में आदमी को जान की भी परवाह नहीं करनी चाहिए। तुम रात को सोना मत, हम आधी रात को चुपके से यहाँ से भाग चलेंगे। थोड़ी देर बाद लड़की का भाई वापस आ गया। वह साथ में खाना लेकर आया था। तीनों ने खाना खाया और सो गए। शिवा बोला, भाई हमारे साथ एक लड़की है, इसके ध्यान रखना। लड़की को सोने दो और आधी रात तक मैं सो जाता हूँ, उसके बाद तुम सो जाना। लड़की का भाई बोला,
रास्ते में मिला आदमी ही एक दूसरे के मित्र होते हैं। तुम एक भले आदमी हो, अभी तुम सो जाओ। आधी रात होने पर लड़की के भाई ने शिवा को जगाया और खुद सो गया। लड़की तो डर के मारे सोई ही नहीं थी। जब शिवा को विश्वास हो गया कि वह सो गया है तो उसने लड़की को साथ भागने का इशारा किया। दोनों वहां से भागकर शिवा के गांव आ गए। शिवा को किसी भी तरह एक पत्नी चाहिए थी। शिवा ने उस लड़की से विवाह कर लिया। उस स्त्री से शिवा को 2 साल में 2 पुत्र हुए, लेकिन तीसरे साल जब वह तीसरे पुत्र को जन्म दे रही थी तो जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। दोनों बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी शिवा पर आ गई। शिवा ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। दोनों अब सयाने हो चुके थे और उन्होंने अपने पिता के सारे गुण सीख लिए थे और वे ठगी में माहिर हो गए थे। वे इतने माहिर हो गए थे कि हीरापुर की एक सेठानी से एक सोने के सिक्कों से भरा कलश ही ठक्कर ले आए थे। शिवा अपने बेटों से काफ़ी खुश था कि उसके बेटे उसके रास्ते पर चल पड़े हैं। शिवा ने सोने के कलश को अपनी चारपाई के नीचे छिपा लिया था। चूंकि वह बूढ़ा हो चुका था इसलिए वह कोई बड़ी ठगी नहीं कर सकता था, परंतु वह अपने बेटों को रोज नई नई तरकीबें सिखाता रहता था। एक दिन उसने अपने बेटों से कहा, चलो आज तो मैं कुछ नया सिखाता हूँ। वह अपने बेटों के साथ गांव से बाहर एक पगडंडी पर आ गया और उनसे बोला, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि किसी पशु की ठगी कैसे की जाती है। संयोग से शिवपुरी गांव का एक किसान अपनी एक गाय बेचने के लिए मेले में जा रहा था। शिवा ने कहा, देखो वह आदमी गाय लेकर आ रहा है, अब देखो हम उसे कितनी आसानी से ठग लेते हैं। तुम लोग दूर दूर फैल जाओ और उससे एक ही बात पूछना कि कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो। अगर वह गाय बेचने की बात करे तो गाय की कीमत 100 से ज़्यादा मत बताना। किसान के पास आने पर शिवा ने कहा, भाई कहाँ से आ रहे हो, आओ थोड़ा आराम कर लो। किसान बोला, नहीं भाई मैं आराम नहीं कर सकता, मुझे सोनपुर मेले में गाय बेचने जाना है। अगर रुका तो मेले में पहुंचने में देर हो जाएगी, व्यापारी लौट जाएंगे तो मेरी गाय कौन खरीदेगा। शिवा बोला, अब कोई खरीदेगा भी नहीं क्योंकि हम मेले से आ रहे हैं। वहाँ अब पशुओं के गोबर के अलावा कुछ नहीं बचा है, ना तो कोई क्रेता है और ना कोई विक्रेता है। किसान ने कहा, तो अब मैं क्या करूं? शिवा ने कहा, करना क्या है, गाय हमें ही बेच दो। हम मेले में गाय खरीदने गए थे परंतु हाथ मलते हुए लौटना पड़ा। किसान ने पूछा, कितना दोगे? शिवा ने कहा, मेले की फिरती हुई गाय है, 100 रुपये ले लो। किसान ने कहा, भाई पागल तो नहीं हो गए? 100 रुपये में कहीं गाय मिलती है? शिवा बोला, भाई भागी हुई औरत और मेले से लौटी हुई गाय की कोई कीमत नहीं होती, कोई सस्ते में नहीं लेता। अगर बेचनी हो तो दो, वरना अपने रास्ते जाओ। किसान आगे बढ़ा। उसे लगा कि यह आदमी उसे मूर्ख बना रहा है। भला कल से शुरू होने वाला मेला रातों रात कैसे खत्म हो गया। वह आगे बढ़ा, तभी शिवा का बड़ा बेटा उसे मिला। उसने भी वही बातें कही जो शिवा ने कही थी और गाय की कीमत 100 रुपये ही बताई। किसान आगे बढ़ा तो शिवा का दूसरा बेटा मिला। उसने भी वही बात दोहराई। अब किसान को यकीन हो गया, सचमुच मेला खत्म हो गया है और वहां जाने से कोई फायदा नहीं। उसने सोचा, गाय यूं ही बेच देता हूँ। किसान ने कभी गाय नहीं बेची थी इसलिए उसे गाय की सही कीमत का अंदाज़ा नहीं था। उसने सोचा, शायद गाय 100 रुपये में ही बिकती है, तभी तो 3 लोगों ने गाय की कीमत 100 रुपये ही बताई है। उसने 100 रुपये में शिवा के छोटे बेटे को गाय बेच दी और अपने गांव की ओर लौट पड़ा। उधर तीनों बाप बेटे गाय पाकर खुश थे। उन्हें एक व्यापारी आता दिखा जिसने गाय को 500 रुपये में खरीद लिया। तीनों खुशी खुशी घर आ गए। किसान जब शिवपुरी पहुंचा तो एक आदमी ने पूछा, भाई इतनी जल्दी मेले से लौट आए, कितने में गाय बेची? किसान ने बताया, मैंने गाय 100 रुपये में बेच दी। क्या करता, जब 3 लोगों ने गाय की कीमत 100 लगाई तो मैंने गाय 100 रुपये में बेच दी। वह आदमी बोला, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? 100 रुपये में मुर्गी भी नहीं मिलती और तुमने गाय बेच दी। लगता है तुम्हें शिवा और उसके दोनों बेटों ने ठग लिया है। तुम्हारी गाय की कीमत 500 रुपये थी। तभी किसान को वह व्यापारी आता दिखाई दिया। उसने गाय को 500 रुपये में खरीदा था।
उसने बताया, भाई हमें यह गाय 3 लोगों ने 500 रुपये में बेची है। किसान क्या करता? वह अपना माथा पीटता हुआ घर गया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी बोली, चिंता मत करो, हम उन ठगों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि उनके खानदान में कभी ठग पैदा ही नहीं होंगे। मैं तुम्हें रात में पूरी योजना समझा दूंगी। हम सुबह वही करेंगे। सुबह किसान की पत्नी अपने पति के साथ शिवा के गांव गई। उसने अपने पति को समझाया कि तुम दूर से मुझ पर नज़र रखना, जब मैं इशारा करूंगी तो मेरे पास आ जाना। वह शिवा के घर के पास जाकर रोने लगी। शिवा ने अपने बेटों से कहा, जाकर देखो वह औरत क्यों रो रही है। अगर उसके पति ने उसे घर से निकाला होगा तो उसे प्यार से मेरे पास ले आओ। दोनों बेटे उस स्त्री के पास गए और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें पति ने तुम्हारे घर से निकाल दिया है? चिंता मत करो, हमारे घर को अपना ही घर समझो। किसान की पत्नी बोली, आपने सही पहचाना। मेरे पति ने मुझे बहुत मारा पीटा और घर से निकाल दिया है। मेरे मायके में भी कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? दोनों ने कहा, चिंता मत करो, हमारे घर चलो, हमारे पिताजी से बात कर लो, हम तुम्हें अपने घर में रहने देंगे। किसान की पत्नी उनके साथ घर चली गई। शिवा ने कहा, बेटी, अगर तुम्हारे पति ने तुम्हें घर से निकाल दिया है तो उसके घर कभी नहीं जाना। तुम हमारे घर रहो, हम तुम्हारी शादी अपने बड़े बेटे से करा देंगे। किसान की पत्नी बोली, मैं जल्दबाजी में शादी नहीं करूंगी, मैं पहले ही देखूंगी कि तुम्हारे बेटे भी मेरे पति की तरह निकम्मे तो नहीं हैं। वह घर के अंदर गई और शिवा से बोली, आपके बेटे तो मेरे पति से भी निकम्मे हैं। घर में चूल्हा जलाने को लकड़ी नहीं है, एक मुट्ठी अनाज भी नहीं है। यह तो किसी कंगाल का घर लगता है। अब जब मैं घर में आ गई हूँ तो सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा, वरना मैं इस घर में नहीं रह सकती। शिवा बोला, अभी मैं एक बेटे को लकड़ी लाने जंगल भेजता हूँ और दूसरे को राशन लाने। मैं बाजार से मिठाई भी ले आऊँगा। उसने बड़े बेटे को जंगल से लकड़ी लाने और छोटे बेटे को सोने के सिक्के देकर बाजार भेज दिया। किसान की पत्नी बोली, आपके घर में धन संपदा तो कुछ है ही नहीं, जबकि मुझे गहने पहनने का बहुत शौक है। लगता है यह घर मेरे लायक नहीं। अगर मैंने आपके बेटे से शादी कर ली तो ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। शिवा बोला, नहीं पगली, तू जिंदगी भर रानी की तरह राज करेगी। हमारे पास जितना धन है किसी के पास नहीं। किसान की पत्नी बोली, कौन सा धन? कुछ दिखता तो नहीं है। मैं इस घर में नहीं रह सकती, मैं अभी जाती हूँ। शिवा बोला, रुको, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो दिखा देता हूँ। धन मेरी चारपाई के नीचे फटी पुरानी थैली में रखा है, ध्यान से देख ले और जाने का ख्याल छोड़ दे। किसान की पत्नी ने धन देख लिया और अपने पति को इशारा किया। उसने अपने पति के साथ मिलकर शिवा की खूब पिटाई की और बोली, यह जानते हुए कि मैं शादीशुदा हूँ फिर भी तुमने मुझसे अपने बेटे के विवाह की बात की। इसके लिए मैं तुम्हें 10 डंडे मारूंगी और मेरी गाय 100 रुपये में ले ली, इसके लिए 20 डंडे खाने होंगे। तुम्हारा यह धन गाय की कीमत के बराबर हो गया। फिर हम 1-2 दिन में ब्याज भी वसूलने आएंगे। इस बार तो सिर्फ तुम्हें ही पीट रहे हैं, अगली बार तुम्हारे बेटों को भी पीटेंगे। दोनों ने शिवा की पिटाई कर दी और जाते जाते उसका सारा धन ले गए। उधर दोनों बेटे जब लकड़ी और राशन लेकर घर लौटे तो घर में किसान की पत्नी नहीं मिली, पर उनका बाप चारपाई पे पड़ा कर्रा रहा था। उसने बताया, वह स्त्री उसी किसान की पत्नी थी जिसकी गाय हमने ठगी थी। दोनों पति पत्नी ने मिलकर मेरी पिटाई की और सारा धन ले गए। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में ब्याज वसूलने भी आएंगे और तुम दोनों को भी मारने की धमकी दी है। तुम दोनों मेरे साथ घर में रहो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं ठगी करते करते बूढ़ा हो गया हूँ, पर आज तक किसी ने कभी एक थप्पड़ भी नहीं मारा, पर अब इस स्त्री के चक्कर में बुढ़ापे में जूते खा रहा हूँ। दोनों बेटे बोले, पिताजी आप घबराइए मत, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। शिवा बोला, पर तुम दोनों को मेरे लिए वैद्य को बुलाना ही होगा। मैं दर्द से बेहाल हो रहा हूँ, मेरा इलाज नहीं हुआ तो मैं मर जाऊँगा। दोनों बेटे वैद्य को ढूंढने निकल पड़े। उन्हें घर से कुछ दूरी पर एक वैद्य मिल गया। दोनों उसे लेकर घर आए। वैद्य ने बड़े ध्यान से जांच की, फिर उसने कहा कि तुम्हारे पिता को इतना पीटा गया है कि अगर इसका इलाज तुरंत नहीं किया गया तो यह मर जाएगा।
तुम दोनों यदि इसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जंगल में एक बरगद के पेड़ के ऊपर नीम का पेड़ उगा है। उस नीम के पेड़ की छाल लाकर दो, मैं उसे दवा बनाऊंगा और इससे तुम्हारे पिता का सारा दर्द भाग जाएगा। दोनों बेटे जंगल में छाल लाने चले गए। असल में वह वैद्य और कोई नहीं, वही किसान था जो वेश बदलकर आया था। किसान ने अपनी दाढ़ी नकली और मूछें हटा दी और शिवा से कहा, ससुर जी, आज ब्याज वसूलने आया हूँ। मेरी पत्नी और आपकी बेटी ने मिठाई मंगाई थी, क्या तुम लोगों ने वह मिठाई खाई? शिवा बोला, भगवान कसम किसी ने उसको हाथ भी नहीं लगाया। मिठाई का थैला अभी खूंटी पर टंगा हुआ है। किसान बोला, मिठाई खा लो, पर मैं तुम्हारी पिटाई ज़रूर करूँगा। मिठाई खाने के बाद किसान ने फिर से शिवा की पिटाई की, पर इतना ही मारा कि वह जिंदा रहे। फिर वह बची हुई मिठाई अपनी पत्नी के लिए ले गया। आते जाते उसने कहा, हर 2-4 दिन बाद मैं तुमसे मिलता रहूँगा और तब तक आता रहूँगा जब तक तुम्हारे बेटे ठगी छोड़कर कोई और काम धंधा नहीं कर लेते। थके हुए दोनों बेटे जब जंगल से छाल लेकर आए तो शिवा ने बताया, बेटा वह वैद्य नहीं था, वह किसान ही था। उसने मिठाई भी खा ली और फिर से मुझे मारा। बची हुई मिठाई भी ले गया और कह गया कि जब तक तुम लोग ठगी नहीं छोड़ते वह मुझसे मिलता रहेगा और पीटता रहेगा। बेटे बोले, पिताजी आप घबराओ मत, हम किसान को बहुत मारेंगे। शिवा बोला, बेटा जब तुम मारोगे तब मारोगे, वह तो रोज़ मेरी हड्डियाँ तोड़ रहा है। अब उसके पास इतना धन हो गया है कि उसे ज़िंदगी भर कोई और काम नहीं करना पड़ेगा। अगर उसे कुछ काम है तो बस रोज़ मुझे किसी न किसी तरह से मारना। इसके बाद वह तुम दोनों को भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसे अब और कोई काम नहीं है। तुम लोग ठगी छोड़कर कोई दूसरा काम तलाश लो। शिवा के बेटे बोले, पिताजी हम भी कोई काम नहीं करेंगे, हम किसान के घर जाएंगे और उसकी बीवी बच्चों को पीट कर आएंगे। शिवा बोला, बेटा ऐसी गलती मत करना, उसकी बीवी उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन शिवा के बेटों ने उसकी बात नहीं मानी और किसान के घर पहुंच गए। घर में एक मोटी स्त्री थी। उन्होंने उससे किसान के बारे में पूछा और धमकी दी कि वे किसान को मार डालेंगे और उसकी बीवी बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे। फिर क्या था, वह मोटी औरत दोनों को पटक कर उनके ऊपर बैठ गई। वह कोई धुलथुल तोंद वाली मोटी नहीं थी, बल्कि एक पहलवान थी। उसने अपनी भाभी से कहा, भाभी तुम खेत पर काम करके आओ, तब तक मैं इन दोनों का काम तमाम करती हूँ। दोनों उसके भार से मरे जा रहे थे। वे बोले, बहन जी हमें माफ़ कर दो, हम जिंदगी में कभी भी ठगी नहीं करेंगे। वह स्त्री किसान की छोटी बहन थी। उसकी और भी 2 बहनें थीं जो उस वक्त घर पर नहीं थी। दोनों मरते मरते बाल बाल बचे। वे शिवा के दोनों बेटों से बोली, अब तुमने मुझे बहन कहा तो छोड़ देती हूँ, पर छोटी बहन को कुछ खर्चा दिया जाता है। दोनों ने कहा, बहन जी हमारे पास कुछ नहीं है। तब किसान की बहन बोली, अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं है, तुम्हारे हाथ पैर हैं, उसी में से एक तोड़ देती हूँ। और उसने दोनों का एक एक पैर तोड़ दिया। लंगड़े हुए शिवा के दोनों बेटे उसके पास पहुँचे। शिवा रो पड़ा और बोला, मैंने तुम दोनों को मना किया था, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब अकल ठिकाने आई। इसके बाद तीनों ठगों ने ना तो कोई कभी ठगी की और न ही किसान उन्हें मारने आया। दोस्तों ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।